Today's webinar addresses a critical, important issue, the struggles of Adivasi communities against corporate exploitation, displacement, and state violence. And these struggles often remain invisible in mainstream narratives, and today's session is very important in that sense. And we have Himanshu Kumar with us today. Comrade Himanshu is an activist dedicated to advocating for the rights of Adivasi communities in India. He has worked in Chhattisgarh for over 20 years alongside the struggles of Adivasi communities and highlighted gross violations of the rights of the toiling masses perpetrated by the state in service of corporate plunder. We will be taking all the questions at the end of the session in the question answers session after the talk. So without further ado, I invite Comrade Himanshu Kumar to share his insights with us. हम लोग कॉरपोरेट प्लंडर और आदिवासी स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे और खास तौर से हम लोगों का जो फोकस है वो छत्तीसगढ़ पर रहेगा। और छत्तीसगढ़ के बारे में मैं इसलिए खास तौर से बात करूंगा क्योंकि मैंने वहां पर काम किया है। मैं 1992 में अपनी शादी के 20 दिन बाद अपनी वाइफ के साथ छत्तीसगढ़ गया था और असल में मेरे फादर गांधीयन थे। मेरे फादर ने 1942 के मूवमेंट में मुजफ्फरनगर यूपी के रेलवे स्टेशन को आग लगा दी थी और फिर वो अंडरग्राउंड हो गए थे। फिर उन्होंने गांधी जी को लेटर्स लिखे। गांधी जी ने मेरे फादर को अपने आश्रम में बुला लिया था। मेरे फादर गांधी जी के साथ रहे, उनके साथ फिर काम किया, फिर भूदान मूवमेंट में रहे। तो हम उनसे इंस्पायर्ड थे और उन्होंने बताया कि गांधी जी कहते थे कि नौजवानों को गांव में जाके काम करना चाहिए। तो मैं और मेरी वाइफ शादी के 20 दिन बाद दिल्ली से हम लोग अपने बैग्स लेकर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में जाकर एक पेड़ के नीचे हमने आदिवासी विलेज में रहना शुरू किया और वहां हम लोगों ने उनके साथ उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनके एंटाइटलमेंट्स हैं, उन पर काम करना शुरू किया। तो नरेगा में कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, उनको राशन शॉप पर कितना राशन मिलना चाहिए, उनको आंगनबाड़ी में कितना सप्लीमेंट्री फूड मिलना चाहिए, उनको स्कूल में मिड डे मील मिलना चाहिए, ये सारे जो एंटाइटलमेंट्स थे हमने उन पर काम शुरू किया। हेल्थ पर काम शुरू किया, एजुकेशन पर, कम्युनिटी एजुकेशन पर काम किया, कम्युनिटी हेल्थ पर काम किया और बहुत ही जबरदस्त काम हुआ। हम लोगों के एरिया में हमने मदर मॉर्टेलिटी को हम 0 पर ले आए, हम लोग इन्फेंट मॉर्टेलिटी को 0 पर ले आए। हेल्थ में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी जो आदिवासी वॉलंटियर्स और वर्कर्स थे उनके साथ। हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो गया था। हम लोगों ने 2 लोगों ने शुरू किया था हमारा एनजीओ और वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि उसमें 1000 का स्टाफ हो गया और वहां की गवर्नमेंट बहुत खुश थी। मुझे वहां पर ऑनरेरी मजिस्ट्रेट मैं बन गया था। मैं डिस्ट्रिक्ट जज के साथ बैठकर, डायस पर बैठकर समझौते कराता था, कॉम्प्रोमाइज के केसेस सुनता था। कंज्यूमर फोरम का मैं जज था। नालसा नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी के हम लोग मेंबर थे। हम लोग जज के साथ गांव में लीगल क्लिनिक्स चलाते थे और हम गांव वालों को बताते थे, आदिवासियों को, कि अगर आपके साथ कोई अन्याय हो तो आप कोर्ट में आइए, अपनी गरीबी को अपने न्याय प्राप्ति में बाधा मत बनने दीजिए, आपको फ्री वकील मिलेगा। इस तरीके से हम उनको बताते थे। ये सब हम लोग कर रहे थे और गवर्नमेंट हमसे बहुत खुश थी, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर एक टर्न आ गया। जब हम लोग ये कर रहे थे उसी समय में एक पैरेलल प्रोसेस भी चल रहा था और वो प्रोसेस था एलपीजी का प्रोसेस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। और उसमें अमीर देशों की कैपिटल गरीब देशों की तरफ दौड़ रही थी
और ये दौड़ रही थी नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए। तो भारत में भी ये कैपिटल आनी शुरू हुई, और ये भी वही 91 92 में शुरू हुआ था। लेकिन नीचे तक आते आते कैपिटलिस्ट को कुछ साल लग गए, और 2005 में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, रमन सिंह वहां चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 100 कंपनीज के साथ एमओयू किए। और उसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि हम नक्सलाइट्स को इसलिए मारते हैं क्योंकि नक्सलाइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते। तो हम गवर्नमेंट से पूछते हैं कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं? वहां पर एमओयू साइन करने के बाद छत्तीसगढ़ की बीजेपी गवर्नमेंट ने 5,000 गुंडों को राइफलें दी और उनसे कहा कि आप लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं, और उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस को जोड़ा, और इनको जिम्मेदारी दी कि आप लोग जमीनें खाली कराओ कॉरपोरेट के लिए। और इस फोर्स ने इस गांव में, आदिवासियों के गांव में जाके आदिवासियों पर अटैक शुरू किए, और आदिवासियों के घरों में आग लगाना, उनके घरों में रखा हुआ फूड और कपड़े और सब जला देना, उनकी क्रॉप जलाना, उनके वाटर सोर्सेस को पॉइजन करना, हैंड पंप्स तोड़ना, वो सब शुरू किया, उनके घर तोड़ने शुरू किए। और इस तरीके से इन्होंने लोग भागते थे जान बचाने के लिए, लेकिन औरतें नहीं भाग पाती थी, बच्चे नहीं भाग पाते थे। बच्चों का भी बहुत किलिंग हुई, छोटे बच्चों की, एल्डर लोगों की बहुत किलिंग हुई, और आदिवासी औरतों के साथ बहुत बड़ी संख्या में रेप किए गए। और ये जो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसकी रिपोर्ट है 2016 की, कि आदिवासी महिलाओं ने हमारे सामने प्राइमा फेसी एविडेंस रख के, 16 आदिवासी महिलाओं ने, कि उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने रेप किया। लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ वीमेन वर रेप्ड, और इस तरीके से एक के बाद एक गांव में जलाना, मर्डर करना, रेप करना, ऐसे करके गवर्नमेंट ने वहां 644 विलेजेस को जला दिया, और हजारों आदिवासियों का मर्डर किया, हजारों आदिवासी महिलाओं के साथ रेप हुआ। और इस पूरे काम को सलवा जुडुम नाम दिया गया था, यानी पीस कैंपेन। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई नंदिनी सुंदर, और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि इन गांव को दोबारा बसाया जाए, जिन्होंने ये सब किया है उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर लिखी जाए, आदिवासियों को कंपनसेशन दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने एक भी बात नहीं मानी। हम लोगों ने 40 विलेजेस को रिहेबिलिटेट किया, तो हमारे ऊपर फिर अटैक हुआ, और हमारा वहां पर जो आश्रम था, जो कैंपस था हमारा, जिसमें हॉस्पिटल था, लाइब्रेरी थी, ट्रेनिंग हॉल थे, हम लोग फार्मर ट्रेनिंग, पंचायती राज ट्रेनिंग, वीमेंस ट्रेनिंग, लाइवलीहुड ट्रेनिंग, वो सब कुछ करते थे। 16 एकड़ का कैंपस था हमारा। और 2009 में जब हमने इसमें इंटरवीन किया और हम आदिवासियों को कोर्ट लेके चले गए, वहां पर एक मामला हुआ सिंगारम में 2009 में। 19 आदिवासियों को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया, जिसमें 4 फीमेल थी। उनको रेप करके और स्टैप करके मारा, और सबको लाइन में खड़ा करके मार दिया। वो केस लेकर हम लोग छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गए। सिंगारम नाम का गांव था सुकमा जिले में। और उस केस को ले जाने के बाद फिर बुलडोजर, 4 बुलडोजर लेकर गवर्नमेंट ने
17 मई 2009 को हमारा पूरा आश्रम डिमोलिश कर दिया। आज जो बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर चलाती है बीजेपी गवर्नमेंट, वो पहला बुलडोजर हमारे ऊपर चला था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बुलडोजर का हमारे साथ किया था बीजेपी ने, और हमारा पूरा जो 16 एकड़ का कैंपस था उसको बुलडोज कर दिया। 5 बार मेरा मर्डर का ट्राई किया पुलिस ने, और 2010 में फिर मुझे वहां से तड़ी पार कर दिया, परसोना नॉन ग्राटा, और 10 साल तक मुझे वहां एंट्री नहीं होने दी। ये जो सब हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसके बारे में दो लोगों ने हमें बहुत पहले बता दिया था कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं हम यहां पहुंचेंगे, और हमको लगता है कि इन दोनों के विचार अलग अलग थे, लेकिन दोनों ने एक ही बात कही है। उसमें से एक है भगत सिंह और दूसरे हैं महात्मा गांधी। भगत सिंह ने कहा था, जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई थी और वो लाहौर जेल में थे, तो उन्होंने वहां के गवर्नर को एक लेटर लिखा था जिसमें भगत सिंह ने लिखा था कि आपने फौजी बलों का सहारा लेकर भारत की जनता के संसाधन और मेहनत को लूटने के लिए, उसके श्रम को लूटने के लिए उस पर एक सशस्त्र हमला किया है, और ये लड़ाई अंग्रेजों के जाने के बाद खत्म नहीं होगी। ये भले ही अंग्रेज चले जाएं और काले लोग सत्ता पर बैठ जाएं, लेकिन ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक इसमें मेहनतकश अवाम की आखिरी जीत नहीं हो जाती। और भगत सिंह आगे लिखते हैं कि हमने इस युद्ध का जवाब देने का फैसला किया है, इसलिए आप हमें प्रिजनर ऑफ वॉर डिक्लेयर कीजिए और हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दीजिए। ये भगत सिंह ने लिखा है। भगत सिंह क्या कह रहे हैं, एक वॉर चल रहेगी और ये वॉर चलती रहेगी भले ही अंग्रेज चले जाएं। गांधी क्या कह रहे हैं, गांधी कह रहे हैं हिंद स्वराज में कि अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल है। अंग्रेजी विकास का मॉडल कहता है कि विकसित वो है, डेवलप्ड वो है जिसके पास ज्यादा है। गांधी कहते हैं कि नेचर ने हम सबको बराबर दिया है, हमारे पास ज्यादा तभी हो सकता है जब हम दूसरे के हिस्से का ले लें। दूसरा देगा नहीं तो हम उससे छीनेंगे, और छीन हम तभी सकते हैं जब हमारे पास ताकत होगी। गांधी कहते हैं अंग्रेजी विकास के मॉडल में सिर्फ ताकतवर का विकास होगा, कमजोर इसमें पीछे रह जाएगा। गांधी कहते हैं कि अंग्रेज अपने इस डेवलपमेंट मॉडल को सस्टेन करने के लिए सारी दुनिया पर हमला करते हैं। अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज लगातार सारी दुनिया में युद्ध करते थे। गांधी ने कहा कि भारत अगर अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाएगा तो भारत किस पर हमला करेगा। गांधी ने कहा लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे, इस डेवलपमेंट मॉडल से वॉर निकलेगी और तुम तबाह हो जाओगे। ये दोनों लोग एक वॉर की बात कह रहे हैं। आज हमारे सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस कहां हैं? वो हैं आदिवासी इलाके में। क्या करने गए हैं? क्या आदिवासियों को सिक्योरिटी देने गए हैं? नहीं, वो गए हैं वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज पर, वहां की मिनरल्स पर, वहां के फॉरेस्ट पर, वहां के रिवर्स पर कब्जा करने के लिए। किस लिए? भारत के गरीबों का डेवलपमेंट करने के लिए, भारत के गरीबों के वेलफेयर के लिए नहीं। वो गए हैं ताकि इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल भारत के जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी तिजोरियां भरी जा सकें। यानी भारत के अमीरों के लिए हमारे सरकार ने भारत के गरीबों के खिलाफ सेनाएं, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भारत की जनता के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिया है। और ये फोर्सेस आदिवासी इलाके में क्या कर रहे हैं? ये वहां मर्डर कर रहे हैं, ये वहां रेप कर रहे हैं, ये वहां प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये वहां पर फैक्ट्स को छिपा रहे हैं। ये वो सब कर रहे हैं जो एक इंटरनेशनल वॉर में होता है। रेप एक वॉर टूल है।
लेकिन हमारे अपने फोर्सेस हमारी ही महिलाओं के साथ रेप को एक वॉर टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स अ फुल फ्लेज वॉर एंड दिस इज कॉल्ड हिडन वॉर ऑफ इंडिया, भारत का छिपा हुआ युद्ध। लेकिन बुरी खबर यह है कि ये वॉर फैलेगी, क्योंकि कैपिटलिज्म कभी भी रुकता नहीं है। कैपिटलिज्म अगर रुकता है तो मर जाता है, क्योंकि कैपिटलिज्म को दो चीजें चाहिए। उसको चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा चाहिए लेबर। वो कैपिटलिज्म क्या करता है, वो रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर लेता है, तो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो लेबर की मजदूरी घटाता है, लेबर की नंबर घटाता है, एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस घटाता है। उससे मार्केट में मंदी आ जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं आता, तो परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, तो कैपिटलिज्म में एक रिसेशन आ जाता है। लेकिन कैपिटलिज्म सुधरता नहीं है, वो नए इलाकों पर कब्जा करने निकल पड़ता है। इंटरनेशनल जितनी भी वॉर्स हैं वो वॉर्स फॉर कैपिटलिस्ट हैं, और सारी दुनिया में फिर कैपिटलिज्म वॉर के द्वारा नए रिसोर्स सेंटर्स पर हमला करता है। तो भारत का कैपिटलिस्ट भी इन आदिवासी इलाकों में कब्जा करने के बाद मिनरल्स पर रुकेगा नहीं। वो भारत के कैपिटलिस्ट का नेक्स्ट टारगेट है एग्रीकल्चर, इंडिया की एग्रीकल्चर। और जिस तरीके से आज आदिवासियों के इलाके में सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बंदूकों के दम पर कॉरपोरेट के लिए कब्जा किया जा रहा है, ये कब्जा पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर पर लैंड पर भी इसी तरह से होगा। तो ये वॉर एक्सपेंड करेगी और ये वॉर हमारे दरवाजे तक आएगी। ये कैपिटलिस्ट वॉर सिर्फ आदिवासी इलाकों में रुकने वाली नहीं है। तो और ये सिर्फ हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा नहीं करेगी ये वॉर, बल्कि ये हमारे रिसोर्सेज पर भी कब्जा कर रहे हैं, ये हमारे जॉब्स भी रिड्यूस कर रहे हैं। हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है आजादी के बाद इस समय सबसे ज्यादा है। तो एक तरफ तो ये हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा करेंगे, दूसरा हमारी जॉब्स खत्म करेंगे, और तीसरा ये जो कर रहे हैं कि जो बैंकों में पैसा रखा है गरीब लोगों का, जो सेविंग्स है, उसको ये कैपिटलिस्ट खा रहे हैं और उसको खत्म कर दे रहे हैं और उसको वापस नहीं दे रहे हैं। बैंकों को खाली किया जा रहा है, बैंक लगातार बर्बाद हो रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं, बैंक करप्ट हो रहे हैं। तो ना तो जनता के पास रिसोर्सेज बचेंगे, ना जॉब बचेगी, ना सेविंग्स बचेगी। जनता को पूरा लूटने के ऊपर एक काम चल रहा है। तो ये जो खतरा है, इसको हमें पहचानने की जरूरत है, और इसका सामना हम कैसे करें उसके बारे में हमको मिलकर बात करने की जरूरत है। ये जो ऑनस्लॉट है, ये जो अटैक है, ये सिर्फ आदिवासी पर नहीं है, ये अटैक सब पर है, पूरे देश के नौजवानों पर है। और चूंकि ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम हमने अपनाया है, ये आपके एजुकेशन सिस्टम को आप देख रहे हैं किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन और महंगा करने की तरफ जा रहा है, जिसमें आज हमारे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एजुकेशन से बाहर हो गई हैं। किस तरीके से मजदूरों के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, किस तरह से खेती पर अटैक है। तो ये मल्टी प्रोन अटैक है, तो उसको हमको समझने की जरूरत है, और उसका सामना कैसे हम करेंगे उस पर बात करने की जरूरत है। हमें लगता है कि ये क्राइसिस सिर्फ आदिवासी का नहीं है, लेकिन ये क्राइसिस बहुत वाइड स्प्रेड है। हम सब भी उस क्राइसिस में आने वाले हैं बहुत जल्दी। हम आ रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि आदिवासियों का संघर्ष बाकी के देश का भी संघर्ष है, और अगर आदिवासी को हम चुपचाप इस तरह से मरने देंगे और उसकी लड़ाई का साथ नहीं देंगे, तो अगली लड़ाई जब हमारे ऊपर जब अटैक होगा, तो हमारे साथ भी लड़ने के लिए कोई नहीं बचेगा। इस समय बस्तर में, और ये जो मैंने सब बताया ये पुरानी बातें हैं, लेकिन लगातार वहां अटैक हो रहे हैं। अभी भाजपा वहां पर 2018 में फिर से 2023 में दिसंबर में आई,
और 1 जनवरी 2024 को 6 महीने की बच्ची को गोली से उड़ा दिया गया। पूरे साल में 250 आदिवासियों का मर्डर हुआ, जिसमें 14 साल की एक लड़की को गोली मार दी गई। 16 साल की एक लड़की को रेप करके पुलिस ने गोली से मार उड़ा दिया। दिसंबर महीने में 4 बच्चों को गोली मार दी। बॉम्बिंग वहां पर की गई है, लगातार बॉम्बिंग की जा रही है खेतों पर, उनके आबादी पर, जंगल पर। और अभी तक करीब 400 आदिवासी को मारा जा चुका है, जिसमें से 150 वीमेन है। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आखिरकार 150 महिलाओं को मारने की, हत्या करने की जरूरत इंडियन स्टेट को क्यों पड़ी, और इतनी बड़ी संख्या में आखिर वीमेन ने आर्म्स क्यों पिक किए, और क्यों वो स्टेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस में उतरी हैं। कौन से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रीजंस थे, सिचुएशंस थी, जिनके कारण इतनी बड़ी नंबर में वीमेन को आर्म्स उठाने पड़े। और उन सिचुएशंस को हैंडल करने की बजाय हमारी इंडियन स्टेट ने इतनी बड़ी संख्या में वीमेन का मर्डर करने का ऑप्शन क्यों सेलेक्ट किया, ये कोई नहीं पूछ रहा है। हमें ये पूछना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में एक साल में आपने औरतों की हत्या क्यों की है। एक भी हत्या करनी होती है जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू, हम जब फांसी देते हैं पूरे देश में डिबेट होती है। यहाँ 150 औरतों को बिना किसी नोटिस, देश की नोटिस में लाए मार डाला गया, और पूरे देश में से कोई सवाल नहीं उठ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है उसको कि आखिर आपने 150 औरतों को और 400 आदिवासियों को क्यों मार दिया। उसमें कुछ नक्सलाइट्स भी हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आदिवासीज हैं। और अब वहां जो ये आदिवासी स्ट्रगल है, उसको ये कह रहे हैं कि हम 2026 में 31 मार्च तक पूरा खत्म कर देंगे। सवाल ये है कि क्या रेजिस्टेंस खत्म हो सकता है? कुछ लोगों की मर्डर किया जा सकता है, लेकिन अगर वो सिचुएशंस बरकरार रहेंगी तो नया रेजिस्टेंस खड़ा होगा, नए नए फॉर्म लेगा, और रेजिस्टेंस कभी भी मरेगा नहीं। तो इंडियन स्टेट अगर सोच रही है कि वो एक्सप्लॉयटेशन, रिप्रेशन के द्वारा रेजिस्टेंस को खत्म कर देगी, तो वो नहीं होने वाला है। जहां कहीं भी इनजस्टिस है, वहां पीस नहीं रह सकती, ये हमारा कहना है। और ये जो पूरा सब चल रहा है, ये कॉरपोरेट्स को मिनरल्स पर कब्जा कराने के लिए वहां पर किया जा रहा है। तो ये वहां का सूरत हाल है। अब मेरा ख्याल है हम लोग इंटरेक्टिव सेशन करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं, तो आगे और भी बातें खुलेंगी। एक क्वेश्चन आया है कि बीजेपी के पहले और बाद में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उस पे आप सकते हैं? हाँ, तो 2003 में बीजेपी आ गई थी, और उसके बाद फिर 2005 में उन्होंने सलवा जुलूम शुरू किया है। कांग्रेस के समय में उस स्केल पर वहां पर ये रिसोर्स प्लंडर और रिप्रेशन नहीं था जिस स्केल पर बीजेपी ने शुरू किया, स्पेशली सलवा जुलूम के साथ 2005 में जो शुरू हुआ है वो अभी तक चल रहा है। और आप लोगों को शायद मालूम होगा कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ऊपर 5 लाख फाइन लगाया था। एक केस था सुकमा डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 16 आदिवासी का मर्डर किया था सीआरपीएफ कोबरा बटालियन ने, जिसमें 2 साल के बच्चे का हाथ काट दिया था, उसकी मदर को स्टैप करके मार दिया था, उसकी 8 साल की मौसी को गला काट दिया था। ऐसे 16 लोगों को मारा था। वो केस में मैं पिटिशनर नंबर 1 था, 12 आदिवासी और थे। तो उसमें कॉरपोरेट को और पुलिस को बचाने के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ऊपर 5 लाख फाइन कर दिया था, जो मैंने बोला कि मैं नहीं दूंगा, आप मुझे जेल में डाल दीजिए। तो इस तरीके से वहां पर बीजेपी, अच्छा, ये बीजेपी के टाइम में इस तरह का जजमेंट आया। इसी केस में 2010 में जब सेंट्रल में कांग्रेस थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिमांशु कुमार को नक्सल सिंपैथाइजर कहना बंद करो। वो जो इशू लेकर आए हैं, जो ह्यूमन राइट वायलेशन का केस लेकर आए हैं, उस पर जवाब दो। 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने में जब स्टेट ने कहा कि हिमांशु कुमार और सोनी सोरी दोनों के ऊपर फाइन लगाओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की बात नहीं मानी। लेकिन अब नया जो मोदी का पूरा चल रहा है रिजीम, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की बात मान करके उल्टा हमारे ऊपर फाइन लगा दिया और गवर्नमेंट को और स्टेट फोर्सेस को साफ बचा दिया। तो एक तो जुडिशरी का कैरेक्टर चेंज हुआ है अभी। इसके अलावा अभी वहां 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार रही, तो ये तो था कि वहां पर फेक एनकाउंटर भी हुए, लेकिन उनका स्केल थोड़ा कम रहा और कांग्रेस ने भी एफआईआर वगैरह नहीं होने दी। और मुझे चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर ने बताया कि पूरा जो सिक्योरिटी का वो है, वो अमित शाह हैंडल करता है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। और ये ज्यादातर स्टेट में अब हो गया है। अब सिक्योरिटी के नाम पर पूरा एनआईए और सेंट्रल फोर्सेस और यूनिफाइड कमांड के नाम पर सेंट्रल होम मिनिस्ट्री अब कंट्रोल करती है। तो बीजेपी के आने के बाद चीजें बहुत ज्यादा खराब हुई हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आया ये है कि ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस दैट द स्ट्रगल कैन एम टू अचीव? देखिए, स्ट्रगल्स जो है इस देश में जिस तरह से अटैक्स है, उस तरह से रेजिस्टेंस भी है। फार्मर रेजिस्टेंस है, लेबर मूवमेंट्स हैं, विमेन मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका अपना एक स्ट्रगल है, आदिवासियों का है। सारे जो मूवमेंट्स हैं और रेजिस्टेंस हैं, उन सबको सॉलिडेरिटी की जरूरत है, एक दूसरे को ताकत देने की, एक दूसरे से ताकत लेने की जरूरत है, और एक ऐसा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की जरूरत है जिसमें नए नए नौजवान मिल करके इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज करने के लिए साथ आकर के काम करें। आज उस तरह के पॉलिटिकल एक्टिविज्म की कमी है। जो अफेक्टेड ग्रुप्स हैं, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, वो तो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इस देश में एक वक्त था कि नौजवान जो यूनिवर्सिटी यूथ है, वो इन स्ट्रगल्स में आता था, उनके साथ जुड़ता था, उसको एक विजिबिलिटी देता था और उसको आगे ले जाता था, उसमें लीडरशिप भी करता था यूथ। आज वो यूथ नहीं दिखता है उस तरीके से कि वो आगे आकर के पॉलिटिकल एक प्रेशर क्रिएट करे, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इस तरह का क्रिएट करे कि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स मजबूर हो जाए प्रो पीपल डिसीजंस लेने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो नहीं दिखाई देता है। स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा यंग जनरेशन की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे हैं जिसमें अब सब बूढ़े लोग बचे हैं, चाहे वो फार्मर मूवमेंट को देख लें, नए लोग उतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं। अभी मैं पंजाब जाके आया हूं, तो पंजाब में एक वक्त था जब स्टूडेंट मूवमेंट इतना स्ट्रांग था कि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उधर मत जाओ, गोली लगेगी, जेल जाओगे। आज पंजाब का यूथ नशे में डूब गया है। आज बुजुर्ग फार्मर मूवमेंट के एक्टिविस्ट से कहते हैं हमारे लड़कों को ले जाओ, आप इनको मूवमेंट में जोड़ लो तो ये नशे से बच जाएंगे। तो आज का जो यूथ है वो सोशल मूवमेंट में उस तरीके से उतनी ताकत के साथ नहीं आ रहा है। वो एक चिंता की बात है। वो अगर आएगा तो स्ट्रगल्स आगे बढ़ेंगे। अभी का जो इंडियन स्टेट है वो पीस टॉक्स और सीज फायर के लिए क्यों नहीं मान रहा है? क्या उसका अपर हैंड है, उस समय उसको लग रहा है
कि हमारा अपर हैंड है और हम तो बस अब इनके रेजिस्टेंस को खत्म कर ही देंगे। अब हमें बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। और सोसाइटी की तरफ से जो प्रेशर आना चाहिए था, पूरे देश से जो प्रेशर आना चाहिए था, गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रेशर नहीं है। थोड़े से लोग हैं, हैंडफुल लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि भाई पीस टॉक्स कर लो और सीज फायर कर लो, लेकिन कोई बहुत मास लेवल पर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा हो। पॉलिटिकल पार्टीज चुप हैं, यहां तक कि लेफ्ट पार्टीज भी चुप है। कोई प्रेशर नहीं गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए सीज फायर। जैसे मैंने आपसे कहा कि 400 आदिवासियों और नक्सलाइटों को मिला करके और 150 जिसमें औरतें हैं उनको मार डाला गया है। लेकिन पूरे देश में जिस तरह से हल्ला मचना चाहिए था, जिस तरह से एक आवाज उठनी चाहिए थी, उसका विरोध होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। तो सरकार को कोई प्रेशर नहीं है सरकार के ऊपर कि वो सुने। उस वो कॉरपोरेट के एजेंडे को लागू करने में लगी हुई है कि हम 31 मार्च 2026 में तक बस्तर को बिल्कुल नक्सल फ्री कर देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, यानी पूरा रिसोर्सेस को कब्जा कर लेंगे। प्रेशर नहीं बन रहा है, लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। What might be some reasons students are not engaging with social movements? What do you think are the biggest reasons? तो students क्यों नहीं इस movement में हिस्सा ले रहे हैं? एक तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो एजुकेशन है वो बहुत महंगी हो गई है और उस एजुकेशन के लिए पेरेंट्स बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, लोन लेकर के पढ़ रहे हैं। उनको लगता है कि हम चुपचाप पढ़ाई कर लें, पढ़ाई करने के बाद जॉब मिल जाए, जॉब मिलकर हम लोन रीपे कर दें। ऐसे में अगर एक साल भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में चले गए, एक साल भी खराब हो गया या मार्क्स कम आ गए, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमें जॉब नहीं मिलेगी, पेरेंट्स हमको बोलेंगे कि तुमने हमारा पैसा बर्बाद कर दिया। वो एक प्रॉब्लम है। अ, और सोसाइटी का डीपॉलिटिसाइजेशन भी हुआ है। अब सोसाइटी में जो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो बहुत डोमिनेट कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल इश्यूज पर पॉलिटिक्स भी होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो रही है। और खास तौर से बीजेपी ने आकर के इसको और बढ़ावा दिया है कि वो हिंदू मुस्लिम जैसे नॉन पॉलिटिकल इशू को पॉलिटिकल फोर फ्रंट पर ले आइए, सब लोग उसी में लग गए हैं। जबकि बात होनी चाहिए थी रिसोर्सेज के ग्रैब की, लेबर के जो राइट्स खत्म किए गए हैं वो सारे, लेबर लॉज जो बदल दिए गए हैं उन सब पर, फार्मर पर जो अटैक है उस पर बात होनी चाहिए थी। तो पॉलिटिकल इश्यूज पर बात नहीं हो रही है और इसीलिए जो पॉलिटिकल पॉलिटिसाइजेशन ऑफ यूथ होना चाहिए था। जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो एक तरह से यूनिवर्सिटी होते हैं पॉलिटिसाइजेशन के, जिसमें नया यूथ ट्रेन होता है और फिर आगे जा करके वो सोशल मूवमेंट्स को लीड करता है। उस तरह के मूवमेंट्स बहुत एफिशिएंट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। तो वो भी एक वजह है कि ज्यादा यूथ उधर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, बहुत सारे यूथ हैं। मैं मिलता हूँ, मैं साइकिल जर्नीज करता रहता हूँ, बहुत सारे यूथ हैं जो काम कर रहे हैं, गांव में कर रहे हैं, दलितों के साथ कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल जीरो तो नहीं है, वैक्यूम नहीं है। How can students engage in student activism and resistance and understand a situation which is very complicated, both politically and economically exploitative, which is not seen in this country? तो इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो एक complicated way of exploitation है, इसको कैसे समझा जाए और लोगों तक कैसे पहुंचा जाए ये बात? देखिए, एक तो आपको कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी उसके लिए, फिर आपको थोड़ा सा लोगों के बीच जाना पड़ेगा। जब आप लोगों के बीच जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि
लोग किस तरह के सिचुएशन में हैं और एक्सप्लॉयटेशन का फॉर्म क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है उसका, वो सारी चीजें आपको समझ में आती हैं, रिलेशन समझ में आते हैं एक्सप्लॉयटर और एक्सप्लॉयटेड के बीच में। फिर डिफरेंट सिस्टम समझ में आते हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, पुलिस कैसे काम करती है, जो लैंडलॉर्ड्स है या दूसरे एक्सप्लॉयटर है वो कैसे काम करते हैं, कॉरपोरेट है। तो वो आप जब जनता के बीच जाएंगे तो आपको चीजें साफ समझ में आएंगी। आप इसके अलावा कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ आप ट्रेनिंग वगैरह में जा सकते हैं। हम लोग संभावना हिमाचल प्रदेश में एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी यंग एक्टिविस्ट के लिए प्रोग्राम चलाते हैं। इसके अलावा हम यूनिवर्सिटी यूथ के लिए भी प्रोग्राम चलाते हैं, रीथिंकिंग डेवलपमेंट, नई दिशाएं के नाम से। उसमें हम लोग इन सारे इश्यूज पर बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि पर्सपेक्टिव बिल्डिंग हो। वो सारी चीजें भी हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं कि आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको समझ सकते हैं इजीली। एक ये क्वेश्चन है कि referring to the 2022 penalization on you by the Supreme Court when you asked for an investigation into human rights violation, I would like to ask what in particular has been the attitude of the Supreme Court on human rights violations in these areas? इसके साथ दूसरा क्वेश्चन है कि what do you think should be the way to ensure that the rights granted to the SC/ST population under the Constitution and amendments like PESA and FRA are affected by the government, effectuated by the government, sorry. तो ह्यूमन राइट्स के मामले में कोर्ट्स का जो रवैया है वो बहुत ही अनोइंग है, बहुत ही बहुत खराब है। 2023 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने विद इन 3 months 700 ह्यूमन राइट्स केसेस को डिसमिस कर दिया, जिसमें ऐसे केसेस थे कि पेद्दागेलूर जहां पर 40 आदिवासी वीमेन के साथ गैंग रेप किया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने, वो केस डिसमिस कर दिया। एक केस था जिसमें अर्जुन नाम का एक यंग बॉय था, माइनर था, उसको अरेस्ट कर लिया था। उसको जब बेल पर घर भेज दिया गया तो घर जाकर पुलिस ने उसको गोली से उड़ा दिया। और भी रेप केसेस थे, जज ने डायस पर बैठकर बोला कि हमारे सिपाही भी तो मारे जा रहे हैं, रेप हो गया तो क्या हो गया। तो 700 केसेस डिसमिस कर दिए गए। हमारे सोनी सोरी के साथ पुलिस स्टेशन में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने उनके प्राइवेट पार्ट्स में स्टोन भर दिए थे और उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए थे। वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में 2022 में डिसमिस हो गया बिना किसी डिसीजन दिए। और सुप्रीम कोर्ट में मेरे वाले केस के जजमेंट के बाद और 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने कहा है कि इनके ऊपर भी वैसा ही फाइन लगाइए जैसा आपने हिमांशु कुमार के ऊपर लगाया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस वाले मामले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हिमांशु कुमार और इनके जैसे जो भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट स्टेट फोर्सेस के खिलाफ कोर्ट में केस करते हैं, उन सबके खिलाफ एफआईआर की जाए और इनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इनको पिनलाइज किया जाए। यानी अब आप अगर फेक एनकाउंटर्स के खिलाफ या स्टेट रिप्रेशन के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे तो आपके ही खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। और जो केस था वो था राइट टू लाइफ का। तो अगर राइट टू लाइफ स्टेट वायलेट कर रही है और आप कोर्ट जाएंगे तो अब आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट राइट है, राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का हक, वो खत्म कर दिया है कोर्ट ने। अब आप राइट टू लाइफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर, तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ डिनाई कर दिया है।
एबॉलिश कर दिया आपका, और इस पर कोई डिस्कशन भी नहीं है, कोई आउटरीच भी नहीं है देश भर में। और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से इस समय स्टेट और कॉरपोरेट का साथ दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीमा कोरेगांव मामले में जो एक्टिविस्ट हैं उनको 6-6 साल तक जेल में बिना चार्जशीट के रखा गया है। इसके अलावा आपको जीएन साई बाबा का केस याद होगा, किस तरीके से उनको 8 साल तक जेल में रखा गया, 5 लोगों को, और 2 लोग उसमें से मर गए। तो कोर्ट्स जो है इस समय पूरी तरह से कॉरपोरेट और गवर्नमेंट के साथ हैं, आदिवासियों के साथ या इंडियन जो सिविलियंस हैं उनके ह्यूमन राइट्स की तरफ वो नहीं है। बहुत ही डिसहार्टनिंग सिचुएशन है। दूसरा क्वेश्चन है, as you mentioned there will be a push for corporate plunder in the agrarian section. The three black laws were a push for the same. What do you think will be the steps taken by the government for corporate plunder in the agrarian section? हाँ, तो अभी चूंकि एक बहुत जोरदार मूवमेंट हुआ था, इसलिए फॉर द टाइम बीइंग उनको विड्रॉ किया गया है। लेकिन आप ये एश्योर मत हो जाइए कि ये दोबारा लौट के नहीं आएंगे। सरकार किसी ना किसी बहाने से कॉरपोरेट को एग्रीकल्चर का टेक ओवर के लिए रास्ता बनाएगी, अभी नहीं तो अगले इलेक्शन के बाद बना देगी। और आप अगर देश में घूमेंगे तो जो प्लेन लैंड्स हैं और जो प्राइम लैंड्स हैं, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, वहां इतना ज्यादा आर्म फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है कि हमें लग रहा है कि स्टेट इज प्लानिंग समथिंग टू डू। और स्टेट तो कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेगा अटैक करने का। अभी क्या हो रहा है, अभी वहां पर बुलडोजर शुरू कर दिया है। अभी तो नाम ले रहे हैं कि हम लोग नशा बेचने वालों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन आगे चल करके ये बुलडोजर फार्मर लीडर्स के घर पर भी चलेगा। जो भी कॉरपोरेट का को रेजिस्ट करेगा उसके खिलाफ चलेगा। तो वो अभी से एक लोगों को यूज टू कर रहे हैं कि लोग बुलडोजर को एक्सेप्ट कर लें, और उसके बाद फिर जो मूवमेंट के लीडर्स हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनके घरों पर बुलडोजर जब चलाया जाए तो जनता को कोई आश्चर्य ना हो। तो पूरी तैयारी चल रही है। यूपी में मैंने देखा है, हरियाणा, पंजाब, सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, और ये तैयारी है उनके ऊपर अटैक की और कॉरपोरेट के लिए पूरा हमला करने के लिए। Father Stan Swami dedicated his life to the cause of the Adivasis and to concretize their rights in the form of Panchayat extensions to Scheduled Areas Act. Do you think a push for the enactment of the PESA, that is PESA, is effective, or is the struggle best done on the streets? हाँ, तो पेशा को लेकर के ही सारी लड़ाई है कि पेशा को लागू कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट पेशा कानून को इनफेक्टिव बनाती है, अवॉइड करती है। उसमें जो पब्लिक हियरिंग के नाम पर गुंडों को ला करके, लोगों को दूर करके, लोगों को डरा धमका के, पुलिस लगा करके उसको मैनिपुलेट करती है। तो पूरा जो लॉ है, लॉ की जो स्पिरिट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है, उसकी जो स्पिरिट है, उसको पूरी तरह से वहां डिनाई कर दिया जाता है, उसका कोई मतलब नहीं बचता है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से कॉरपोरेट के रास्ते में लोग आए, क्योंकि लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। जो वादा किया गया था कि डेवलपमेंट होगा, लोगों ने के एक्सपीरियंस में आ गया है, कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, उल्टे डिवेस्टेशन होता है, पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, पूरा एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाती है, पूरा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बर्बाद हो जाती हैं। तो लोग, और जॉब्स मिलती नहीं है। अभी कोई प्राइवेट जॉब्स, कोई परमानेंट जॉब नहीं मिलती है कहीं भी। सब ठेका प्रणाली, ठेका सिस्टम शुरू कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बाहर से लेबर लाता है, दूसरे स्टेट से,
तो लोकल लोगों को कोई जॉब नहीं मिलता है, तो लोग अब किसी भी हालत में अपनी जमीन देना नहीं चाहते हैं, और गवर्नमेंट हर हालत में जमीन लेना चाहती है। तो वो ना पैसा को मानती है, ना कोर्ट को मानती है, ना सुप्रीम कोर्ट को मानती है। खाली अब जो स्ट्रीट फाइट है, जो मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट है, वही सरकार को रोक सकता है, बाकी कोर्ट वगैरह नहीं रोकेंगे। What are some ways that we can create empathy and solidarity towards the struggle of Adivasis and their resistance? तो जितना ज्यादा आप बात कर सकते हैं उसके बारे में, जितने उसको विजिबिलिटी दे सकते हैं, जो भी फोरम्स अवेलेबल हैं आपके पास, आप न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, आप वीडियोस बना के सर्कुलेट कर सकते हैं, आप मीटिंग्स कर सकते हैं, आप नुक्कड़ मीटिंग कर सकते हैं, आप रैली कर सकते हैं, जो भी आपका कैपेसिटी है, जो भी आपके लिए पॉसिबल है, जो भी आपको करना आता है, आप करिए उसको। डेमोक्रेसी में नंबर का एक स्ट्रेंथ होता है, जितना ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात जानी चाहिए। वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आप सोचिए। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अभी जो HCU में जो यूनिवर्सिटी का लैंड लिया गया था, वो उसमें मतलब आदिवासी स्ट्रगल से रिलेटेड नहीं है वो, बट लाइक आपका कोई कमेंट है उस पे? जो हैदराबाद में हुआ था। जी जी। हाँ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है अभी, वो भी इसलिए लगा दी कि वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट होती तो सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन नहीं करता उसमें। आजकल जुडिशरी जो है वो बीजेपी, प्रो बीजेपी है, बहुत ज्यादा प्रो हिंदुत्व, प्रो कैपिटलिस्ट। तो वो, चूंकि वो, और बीजेपी आएगी तो वो फिर शुरू करेगी। लेकिन अच्छा हुआ लोगों ने रेजिस्ट किया, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आया देश के सामने, पूरे देश में बात हुई। और इसी तरीके से हम लोग को करना चाहिए। अब बस्तर में जो हो रहा है उसको लेकर के भी उसी लेवल का करना चाहिए। मैंने तो अभी 2 साइकिल यात्रा की। मैं दिल्ली से मुंबई तक गया इन्हीं चीजों पर बात करते हुए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेकर के और पूरे आदिवासी स्ट्रगल को लेकर। फिर मैं दिल्ली से नेपाल बॉर्डर तक गया, पूरा यूपी में, वहां भी इस बारे में बात की। अभी पूरा पंजाब में मैं घूम के आया हूँ 20 दिन, वहां भी यही बात की हमने, खूब मीटिंग्स की हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमको बात पहुंचानी पड़ेगी, और आदिवासी स्ट्रगल के लिए सपोर्ट रेज करना पड़ेगा। वही एकमात्र तरीका है डेमोक्रेसी में। कि can Gandhian ideology offer ways to deal with the problem of exploitation? देखो, सवाल है कि एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना चाहिए, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस करना चाहिए। रेजिस्टेंस किस तरीके से होगा, आपकी एबिलिटी पर, आपकी स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। आप पहले से ही नहीं सोच सकते कि हमको आर्म्ड स्ट्रगल ही करना है, या दूसरा अनआर्म्ड स्ट्रगल करना है, मास मूवमेंट करना है। वो तो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन असली चीज है कि अगर एक्सप्लॉयटेशन है तो उसका उसका रेजिस्टेंस होना जरूरी है। उसका मीन्स क्या होगा, वो वहां की सिचुएशन और लोगों की अपनी तैयारी के ऊपर डिपेंड करेगा।